जिंदगी शमए हयात है। दुनिया की महफिल में मुकर्रर वक्त तक चलती है और अपने को बच्चों में कायम करके गुल हो जाती है। जा मिलती है उसमें जो खुर्द से खुर्द, बारीक से बारीक, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। मैं शताब्दी के एक ऐसे मोड़ पे पैदा हुई कि जैसे पूरी शताब्दी ने अनफोल्ड होना था, जैसे वो ऊपरी वैसे वैसे हमारा सफ़र भी बदलता गया। शिमला में मैं एक छोटी सी लड़की के तौर पे एक फ़्रॉक पहने हुए हूँ, गुलाबी रंग का, ऊपर लेस लगी हुई है, ऊपर रिबन है, और मैं जंगले पे खड़ी होके बाहर देख रही हूँ। बादल हैं, गरज रहे हैं, और देखते देखते फुहार पड़ने लगती है। बड़ी बड़ी बूंदें, मैं अंदर दौड़ जाती हूँ और जो ग्लेस बरामदा है उसमें से बाहर देखती हूँ और कुछ मुझ में पैदा होता है। मैं सोचती हूँ क्या सभी कुछ पहाड़ खड़े हैं मगर ऊपर बादल जो हैं वो सारे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और वो एक ऐसा क्षण है जो मुझे हमेशा याद रहता है। मुझे लगता है कि मैंने पहली बार अपने को पहचाना होगा कि मैं इतनी नज़दीक हो सकती हूँ उस प्रकृति के, उस कुदरत के जो हमें शिमला में बहुत ही आसपास नजर आती थी। जंगले से नीचे देखा, अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे छोटे छोटे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। जो दिल्ली का बड़ा हुआ बच्चा है, दिल्ली और शिमले का, उसको आज़ादी का बहुत पता। आज़ादी का मतलब आप दूसरे की तरफ क्रॉस नहीं करेंगे, जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरा हक नहीं है, मैं उसके ऊपर कभी नज़र भी नहीं रखूँगी। आसपास की जो एक पूरी बिरादरी है उसमें नेगेटिव चीज़ों का बहुत एक किस्म से ना इकट्ठ हो जाता, जो कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। देखिए, और वैसे आम तौर पर मेरा फ़र्ज़ यह है कि मैं अपनी देख रेख करूँ, आपका फ़र्ज़ है आप अपनी देख रेख करें। सामाजिक रूप से भी जब अगर आप मेरे ही गर्दन पे हाथ डालेंगे तो मैं ज़रूर हाथ पकड़ूंगा, बस इतना ही। ये नहीं है कि खाली बैठे हुए इसकी भी बुराई कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, वो ये इतना मुझे बोरिंग लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। हंसी खुशी आप इकट्ठे रह सकते हैं। आप चीज़ों को हंसिए, खुशी कीजिए, आप चीज़ों को एंजॉय कीजिए, वो एक पॉजिटिव फीलिंग होता है। मैं शिमला रिच पर जब घूमती हूँ आज भी, तो मैं दौड़ रही होती हूँ, लोग चल रहे होते हैं, मैं दौड़ रही होती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने बचपन की ओर दौड़ रही हूँ। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, वो होता था शनिचर, सैटरडे। उस दिन हम लोगों के नाखून देखे जाते थे और हमारा कमरा भी कभी इंस्पेक्शन हो जाता था। अनुशासन बहुत था और आपको आज़ादी भी बहुत थी। आप मेज़ पे बैठ के आप अपनी माँ से, पिताजी से तर्क कर सकते थे, आप चीज़ों के लिए इनकार कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ की मनाही थी कि जिस चीज़ को आप पसंद नहीं कर रहे वो आपको कहना ज़रूरी है। ये नहीं कि अपने मुंह में, अपने दिल में छिपाए रहो और गुमसुम रहो। ये हम लोगों के इसकी तालीम बिल्कुल नहीं दी गई और कहा कि नहीं, आपको बताना होगा, और अगर फिर भी हम पसंद नहीं करें तो हमारा हक है ये, क्योंकि हम बड़े हैं और हम आपको समझा सकते हैं कि इधर नहीं इधर। फिर भी अगर आप इधर जाना चाहें तो आप जाइए।
लेकिन बाद में शिकायत ना कीजिए। मैंने ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जहाँ लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं था, और एक प्रैक्टिकल लेवल पर मुझे आज तक भी एक वक्त याद नहीं है जब हमारे भाई और हमारी बहनों में कोई फ़र्क किया गया हो। लड़की को देखकर मन तो जरूर उदास हुआ होगा। चलो चतुर नंबर लड़की, अपने दिल से पूछ, तुम बहन भाइयों में कभी कोई फर्क किया गया? नहीं, कभी नहीं। पर अम्मू, हर घर में ऐसा नहीं होता। लड़की को देखते ही सबके मन पर निराशा छा जाती है। नहीं लड़की, तेरे माता पिता ने लड़के और लड़की में कभी कोई फर्क नहीं किया। मेरी बात सुन, औरत के लिए अपनी समरूपा उत्पन्न करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अरे माँ जब बेटी को जन्म देती है ना, तो वो सदाजीवी हो जाती है। वो कभी नहीं मरती। वो आज है, कल भी रहेगी। अपने से बेटी तक, बेटी से उसकी बेटी, उसकी बेटी से अगली बेटी, अगली से अगली, अगली से अगली। अगर मेरी परवरिश ऐसी न हुई होती तो मैं कुछ और हुई होती। एक पुरानी हवेली थी, किसी पुराने वक्तों का याद दिलाती थी। लाल छोटी ईंटें और एक बहुत बड़ा फाटक, उसके बाद एक कुआं चबूतरे पे बना हुआ, उसके बाद शुरू होती थी जोड़ियाँ, और सीढ़ियों की तरफ से जाते हुए नीचे तहखाने। मैं हमेशा तहखाने की तरफ मुँह करती और फिर वापस लौट आती, क्योंकि ये लगता था, कह दिया जाता था कि वहाँ सांप भी हैं। और एक दिन मेरी माँ ने पूछा कि क्या तुम बार बार जाती हो और लौट के आती हो, क्या बात है? मैंने कहा मैं अंदर जाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने कहा अंदर सांप है। उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो तहखाने में जाने के बिना उसको देख ले। इसके फिक्रे के ख़त्म होते ही ऐसी ही हूँ मैं एकदम नीचे सीढ़ियाँ उतर गई, छोटी सीढ़ियाँ, और जाके दरवाज़ा ठेल दिया। जो अंदर देखा वो सचमुच में लगा कि अगर मैंने वो अपनी ज़िंदगी में वो तहखाना न देखा होता तो शायद मुझे इस बात की ज़रूरत न होती कि कैसे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। ज़िंदगीनामा जब मैं लिख रही थी, मुझे यह ख्याल तक नहीं आया कि मैं इतनी बड़ी शहरी हूँ कि हिंदुस्तान के जो दो बड़े शहर थे उस वक़्त, शिमला और दिल्ली राजधानियाँ थी, वहाँ मैं बड़ी हुई हूँ। अपनी ज़मीनों को कोई नहीं भूल सकता, और हम लगातार गुजरात और गांव में जाते रहे। एक नचदियाँ मस्त मलंग होके, एक सांग चूड़े दा लौंदियां ने। वारिस शामिया एक सौ जात बैठी, पेद किसे दा होना पौंदियां ने। हर शब्द का एक अपना जिस्म है, अपनी रूह है, अपनी देह है, उसका अपनी पोशाक है, एक पहरन है। और अगर इन सारी चीज़ों में तालमेल नहीं है तो आप कैसे सही रंग को, कैसे सही टेक्सचर को, कैसे सही पात्र को उठाएंगे? ये भाषा की बंदिश है। और अगर भाषा में बंदिश नहीं है, सिर्फ ग्रामर है, सिर्फ व्याकरण है, तो भाषा काफ़ी प्रभावी सी हो जाती है। मेरा आग्रह हमेशा ऐसा रहा है कि मैं उन पात्रों को यहाँ अपने मेज़ के आसपास देखती हूँ, और जब तक वो
कृति ख़त्म नहीं होती, वो मेरी सोहबत में लगातार रहते हैं। उसके लिए आपके पास कान होना चाहिए, वो सुनने के लिए कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। भाषा वर्गों के साथ बनती बिगड़ती है, ज़्यादा सवरण, बहुत ही लचकीली नहीं, चमकीली एक अपनी भाषा है। एक भाषा है चिकनी भाषा, शास्त्रीयता से चिकनी, और एक भाषा है खुरदरी। खुरदरी भाषा है एक आम आदमी की भाषा। लेखक को अपने को भूलकर उस पात्र में प्रवेश करना होता है जिसको आप अंकित कर रहे हैं। खुदा करे दिल्ली कभी वीरान ना हो, अपने कमाल और कलाम में सरसब्ज बनी रहे। दिल्ली वालों के दीदा और दिल इन्हीं गलियों में चहलकदमी करते रहें। दरीबे की भीड़ में अपने को भी ढूंढ लेने को किस दिल्ली वाले का दिल न मचलेगा। नुक्कड़ के रसिया बनारसी के हलक में घुल जाने वाले पान के लिए किसका दिल न तरसेगा। जियो प्यारे जियो, तुम्हारे साथ साथ हर घर के पानदान भी तरोताजा बने रहें और तुम्हारी गिलौरियों के दाम बढ़ते रहें। इस दिल फरेब दिल्ली को छोड़कर भला हम कहां जा रहे हैं, इस लज्जत और जीने के लुत्फ को छोड़कर। रत्ती, तुम आत्मावहेलना से पीड़ित हो। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा और वही करूंगा जो मुझे करना है। रत्ती ने दिवाकर का कहा नहीं सुना। आप ही अपने से कहते चली, मैं जुड़े हुए को नहीं तोड़ूंगी, विभाजन नहीं करूंगी। मेरी देह अब तुम्हारी प्रार्थना है दिवाकर। रतिका, मैं आ रहा हूँ। आओ दिवाकर, अपनी और तुम्हारे विरुद्ध मैं अपने से ज्यादा तुम्हें ही चाहती हूँ। आओ ना। याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है। वो सच्ची मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड का सरताज सम्राट है। अब सुनो कथा सूरज की धी ध्यानी की। सूरज ने अपनी धी सूरजा ब्याही आकाश को, तो सूरज महाराज ने इतनी बड़ी उजियारी चादर धी जमाई को दी कि वो सारे मंडल में बिछती चली गई। किस रंग का जोड़ा था भला उसका लाला जी, लाल कि गुलाबी? सिरमुनिया इधर तो आ, बेबे ने सिर पर प्यार फेरा। जो पंजाबी चरित्र माना जाता है, जो पंजाबी इमेज है आज, वो इतनी सुखद नहीं है। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि उनमें वो लोग आपका गला दबोच लेंगे। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं। ये बात बिल्कुल अगर कहें गलत है तो ठीक ना होगा, लेकिन इसके आगे जाकर उनकी गर्माहट को, उनके एक जो दूसरों को खिलंदरापन लगता है, वो उनके स्वभाव का हिस्सा है, जो उनके मिजाज का हिस्सा है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं और बदल रही हैं। मैं अपने ढंग से एक बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को पढ़ती रही हूँ, एक लेखक के रूप में और एक वॉचर के रूप में। अगर हमें ये न मालूम होता कि गुलामी में आप किन चीज़ों को देखते हैं और कैसे आपका नियंत्रण होता है। मैं बहुत छोटी रही होंगी जबकि शिमला के गिरजा मैदान में हाईलैंडर बैंड सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार होके वहाँ जाते थे और उसको आप बहुत ही इट यूज्ड टू बी रियल प्लेजर, यू नो। और वहीं पर मैंने पहली बार महात्मा गांधी को जब देखा, बच्चा होने के बावजूद, सिर्फ मैं ही नहीं, बच्चा जो भी हमारे सभी साथी थे, उनको इस बात का एहसास हुआ, जाने कैसे, शायद घर में अखबारों से, घर में बातचीत चुपचाप होने में, ये एहसास हुआ कि जहाँ वो एक आदमी है, वो छोटा आदमी बैठा है जो सारे ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा है। मैं एक उस दिन को याद कर सकती हूँ जिस दिन गांधी जी का कत्ल हुआ था।
रेलगाड़ियों की अयोध्या आवाजाही से पाबंदी हटाई गई। एनडीए के कई सहयोगी बीएचपी को सांकेतिक पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ। अहमदाबाद में दंगे के दौरान लुटेरों के 12 थे। पुलिस के अनुसार लूटपाट करने वालों में कई संपन्न परिवार के लोग भी थे। गांधी को मारने के साथ ही यह हिंसा का अध्याय शुरू हुआ था। इसे हम रोकेंगे, रोक सकेंगे तो रोकेंगे, हमें रोकना होगा। अनजान नागरिकों को, भोले नागरिकों को, बिल्कुल जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, आप उन्हें सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं। आप कभी किसी के पीछे पड़ते हैं, कभी किसी के पीछे पड़ते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आप या तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बलाए ताक रख दीजिए और या फिर आप उनको ठीक तरह एडमिनिस्टर करिए। मेरे ख्याल में कोई भी सत्ता पक्ष जो है, चाहे वो किसी भी खेमे का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो लोगों के सामने जवाबदेह है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। ये नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी ये नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। इस कहानी को मैंने एकदम पार्टीशन के बाद ही, विभाजन के बाद लिखा था। बस एक ही उसका ड्राफ्ट किया था। बहुत इतने सालों के बाद उसे 2-1 पीढ़ियाँ पढ़ चुकी हैं, बच्चे पढ़ते हैं उसे। इस बार जब मैंने उसको एक नज़र से देखा तो मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि जब हम लोग इतनी बुरी तरह इस सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे, तब मेरे में इतना ठंडापन कैसे था कि मैंने इसको इतने तटस्थता से चीज़ों को कैसे देखा। ये क्यों नहीं सोचा कि हिंदू इसके जिम्मेवार थे और मुसलमान इसके जिम्मेवार थे। ये उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला दिन दिन नहीं था, कहर था। घर घर से रुदन फूटता था, हाहाकार उठता था। धूप निकलते तोपों की गड़गड़ाहट फिर मार करने लगी। नगर में खलबली मच गई। आज चौक में न साजबाज वाले योद्धा थे, न योद्धाओं के लिशकते घोड़े। उदास पड़ा चौक, साएं साएं करता था। चोह के किनारे अपनी अपनी खेत हो गई गोदियों के लिए, और लाहड़ियां पड़ी और छातियां पिटी। 7 समुंदरों पार गोरा लड़ने आया, हाय हाय गोरा लड़ने आया। छिन गए माँ के लाल, गोरा लड़ने आया, हाय हाय गोरा लड़ने आया। चिलियावाला का मैदान है जहाँ अंग्रेज़ों और सिखों में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। जो पहली 2 लड़ाइयाँ थी वो हम लोग जीते थे, और तीसरी लड़ाई हम लोग हार गए थे, जिसके साथ ही अंग्रेज़ों ने पंजाब को हथिया लिया था। पर मैं वहाँ एक टीले पे खड़े होके जब देख रही थी तो देखिए, अंग्रेज़ों के बिल्कुल करीब रहने के कारण आपको ये भी एहसास था कि हम गुलाम हैं। और थोड़ा गला भराया और मैंने उस जगह को देखा, चिलियावाला का मैदान, और वहाँ पर अचानक मुझे सेनाएं नजर आने लगी जो कभी हमने राजस्थान की किताबों में पढ़ी होंगी। ये बहुत बाद में, लगभग विभाजन के बाद मैंने अपना पहला उपन्यास जब उठाया, डार से बिछड़ी, तो वही पृष्ठभूमि थी। मैं यारों की यार जब लिख रही थी, शुरू किया, और अचानक देखा, सोचा कि वो जो गालियों के शब्द हैं वो मैं उस पर ज़रा रुकी। ये शब्द मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा कि अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मैं वो कहानी लिख नहीं पाऊँगी।
सो आई डिसाइडेड अदरवाइज। और लिखने के बाद मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि इसमें कोई परेशानी की बात है, क्योंकि जो लोग इतने अपनी मोनोटनी में से, फाइलों में से दिन भर, महीने, बरस गुजर जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, उसमें से निकल नहीं सकते। एक अपनी जगह पे बदस्तूर वो इसको बोलते ही रहते हैं। सिर्फ ये परेशानी हो रही थी कि औरतें भी कैसे ये लिख सकती हैं। सब मैं धर्म शिक्षा नहीं लिख रही, मैं साहित्य लिख रही हूँ। आई एम ए राइटर हु हैपन्स टू बी ए वुमन। आपको क्या एतराज़ हो सकता है? आप जब मेरी थोड़ी सी तौहीन करना चाहते हैं तो आप कहते हैं स्त्री लेखन। मैं इसे स्त्री लेखन नहीं समझती, क्योंकि आप इसको जैसे जिस अनुशासन के तहत आप इसमें अपना काम करते हैं, उसी अनुशासन के तहत मैं भी काम करती हूँ। और मुझे इस बात के कहने में कोई परहेज नहीं है कि जल्दी ही ये चीज़ पुरुष के बौद्धिक ब्राह्मणवाद से जाने वाली नहीं है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम किसी के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए पहले उसकी जाति मुकर्रर कर देते हैं। और मुझे लगता है कि स्त्री जाति को लेके जो सारी ये परेशानियां हैं, वो दरअसल उनके अपने दिमाग की ही परेशानियां हैं। मित्रों ने ओठ बिचकाए। चिंता जंजाल किसको, मैं तो चिंता करने वाली के पेट ही नहीं पड़ी। छी, सुनकर सुहाग के कान जलने लगे। मित्र उठ खटिया के पास आई, पहले लिहाफ उठाया, खेस टटोला, फिर उलट पलट सिराहना टटोल बोली, जिठानी तुम्हारे देवर सा बगलोल कोई और दूजा ना होगा, न सुख दुख, न प्रीति प्यार, न जलन प्यास, बस आए दिन धौल धप्पा, लानत मलामत। एकाएक आंखों में कोई मद उतर आया, खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतार परे फेंक दी और हंस बोली, बनवारी कहता है मित्रों तेरी देह क्या निरा शीरा है, शीरा। उस नास होने से कहती हूँ, अरे इस शीरे में तेरी जान को डंक मारते सर्पों की फौजें पलती हैं। नई बहू का चेहरा काला स्याह पड़ गया। कानों पर हाथ रख कहा, हाथ जोड़ती हूँ देवरानी, मेरे सिर पाप न चढ़ा। मित्रों मर्जानी में जब पहली बार मित्रों ने अपने को देखा था, अपने को महसूस किया था, और ये बहुत ही ऐतिहासिक शब्द कहे थे कि मैं ऐसा, तुमने बदन कहीं और देखा है, ऐसी छातियाँ कहीं और देखी, तो लगा था कि शायद इसको एक हद तक, एक वक्त तक उसको अश्लील भी कुछ लोगों ने माना था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे आश्वस्त करती है कि आज की तारीख में उसको अश्लील नहीं मान रहे हम, क्योंकि वो उसको अनजाने में ही अपनी संज्ञा और अपने व्यक्तित्व की खोज थी। पुरुष की बात करें तो लगता है कि भारतीय पुरुष में एक ख़ास तरह की हड़बड़ाहट है इस वक्त, और एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है जिसको ये लोग नहीं सोच रहे मगर अब स्त्री सोच रही है, वो ये कि वो न सिर्फ परिवार की बेटी है, न सिर्फ बहू है, न सिर्फ पत्नी है, न सिर्फ माँ है, उसके अंदर नागरिक अधिकारों का प्रवेश हो चुका है। उसके पास वही अधिकार है जो कि एक पुरुष के पास है। हमारा पितृपक्ष बहुत ही अगर पुरानी परंपराओं को और रूढ़िवादिता के जरिए दोबारा यहाँ लाना चाहता है, वो सिर्फ शायद धारावाहिकों में कर सकता है, लेकिन अब स्त्री जो है उसको अपने अस्तित्व का बोध है।
इस लोक में जो भी आख्यान बुना जाता है वो स्त्री और पुरुष से बुना जाता है। स्त्री और पुरुष इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे में रोमांच ढूंढते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, गृहस्थी बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं और उसके बाद इस लोक को ऐसे छोड़ के जाना चाहते हैं जो पहले से बेहतर हो।